ऑडियो आ रहा है अभी सभी को? तो चलिए भाई, एक बार वापस से आप सभी का स्वागत है अपने आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। मैं राधिका गुप्ता और आज एक नए अंदाज में एक नई सीरीज़ के साथ शुरुआत करेंगे आपके अपने रेलवे सुपर हीरो बैच की, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आने वाला है एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम। अब तैयारी के लिए क्या कुछ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस हो सकती है, टॉपिक वाइज हो या क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के माध्यम से हो, ये सभी चीज़ें एक नए अंदाज में आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग एंड एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर देना। आज ये जो क्लास है, बेसिकली आप लोगों ने अभी तक काफ़ी कुछ थ्योरी का पार्ट जो है वो पढ़ लिया है। स्पेशली हम अभी अपने 2 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी का। इन दोनों एग्जाम्स के लिए आपने थ्योरी तो मैम बखूबी काफ़ी कुछ हद तक पढ़ ली है। अब बारी है सवालों की प्रैक्टिस की, कि देखिए वादा भी किया था चैप्टर भी पढ़ोगे तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी कराई जाएगी कि मैम टॉप 500 क्वेश्चन करा दो। ऐसे ही चैप्टर वाइज इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं आज टॉप 30 क्वेश्चंस, कि अब की बार रेलवे पार होना चाहिए। और उसके लिए मैम कितना कुछ हम यहाँ पर सवालों की प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके इस सेशन में रहने वाली हैं। सो आई होप कि आप लोग बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, तैयार हो तो एक थम्स अप का साइन शेयर कर दो। कहीं ना कहीं वैकेंसीज़ का अंदाज़ा आपको है कि मैम एनटीपीसी और ग्रुप डी में लगभग हमारे 14,000 लगभग एनटीपीसी की वैकेंसीज़ हैं और ग्रुप डी में 32,000 कुल पद आप लोग के आए हैं। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग विषय हैं, इन सारे विषयों को आप अपने इस सीरीज़ के माध्यम से, रेलवे के सुपर हीरो का मतलब जानते हो कि मैम आपको सुपर हीरो बनाना है अपनी इस पूरी जर्नी में। अब सिलेक्शन आपको लेकर के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइंस का पोर्शन है ना 25 नंबर का आपका, इस साइंस के पोर्शन को ग्रुप डी के एग्जाम के लिए और पूरा जीएस जो आप लोगों का एनटीपीसी में आने वाला है, जिसमें कि पूरे 40 सवाल होंगे और उसमें आपके कंप्लीटली 8 से 10 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं इस पूरे प्रैक्टिस सेट के साथ। ये क्लासेस डेली आज से शुरू हो रही हैं, तो मैम रोज़ शाम 5 बजे चलेंगी। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करेंगे। हर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद ये क्लासेस तो आपको पता ही है कि मैम यूट्यूब पर रहेगी। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका कुछ इस प्रकार से नाम है आरजी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल। आपके चैट बॉक्स में लिंक भी पिन कर दिया है, अगर नहीं जुड़े हो तो आप अपना उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई आरआरबी, जेई, एएलपी, टेक्नीशियन या किसी अन्य एग्जाम को भी फोकस किए हैं तो आप लोगों के लिए भी ये सेशन फ्रूटफुल रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैम वो नहीं हम कर पाएंगे, ठीक है। तो आज से एक नई सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। आई होप कि ऑल आर रेडी। आज है डे नंबर 1, जिसमें हम कोशिका के बारे में सारे इंपॉर्टेंट सवालों को पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। टाइम टेबल पूरा आप लोगों का लगा दिया गया है, पूरा डे वाइज हम कौन कौन से टॉपिक्स को बायोलॉजी के अंदर कवर कर रहे हैं। तो आप बाद में इसको पीडीएफ से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप सभी तैयार हैं तो मुझे एक थम्स अप का साइन शेयर कर दो और हर उस बच्चे तक ये सेशन पहुँचा देना जो पेड बैचेस से नहीं पढ़ना चाहता, जो चाहता है यूट्यूब से मेरी तैयारी पूरी हो जाए और यूट्यूब के माध्यम से मैं चैप्टर का सार भी समझ पाऊँ। तो भाई जल्दी से एक बार शेयर ज़रूर करके आइएगा, ठीक है। न्यू वैकेंसी, न्यू कैलेंडर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका पहला क्वेश्चन आज के इस सेशन का लगाते हैं, जिसके अंतर्गत देखिए हम कुछ आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, मॉक, और साथ में कुछ आपके लिए पीवाईक्यूज भी इसमें मिल जाएंगे कि कुछ विगत वर्षों के प्रश्न भी करेंगे और साथ में मैम कुछ सवाल हमारे ऐसे रहेंगे जो कि हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिलहाल देखिए स्क्रीन पर यह है सेल, जिसको हम मूल इकाई के नाम से जानते हैं कि भैया जीवित जीवों की बेसिक फंडामेंटल इकाई क्या है। आपने कहा मैम कोशिका है। बायोलॉजी कहती है कि सेल सबसे छोटा भाग है, बशर्ते केमिस्ट्री में जाएंगे तो मैम वहाँ एटम पहुँच जाता है कि सेल में है कोशिका के अंग, जिन्हें कोशिकांग कहा गया, उसके अंतर्गत मॉलिक्यूल्स और उसके भी अंदर हमारे कुछ एटम्स आते हैं। तो बायोलॉजी की भाषा में आपका सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये जीवन की मूल इकाई के तौर पर कही जाती है। क्लियर है। अब इसी सेल के संबंध में हमारे क्या कुछ क्वेश्चन बनते हैं, देखिए ज़रा। पहला प्रश्न है, किसने सेल की खोज करी थी। ये क्वेश्चन भी आपके एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। लगाओ ज़रा पहला क्वेश्चन क्या होगा। हाँ भाई, अब तैयार हो जाना, स्पीड से और रैपिड फायर सवाल रहेंगे। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं, तो आप भी अपने कॉपी पेन लेकर बैठना कि मैम जहाँ जहाँ गलती होगी उसको लिखता चलूँगा और साथ में अपने गलतियों को बाद में एनालाइज कर पाऊँगा, क्योंकि देखो ये मॉक टेस्ट तब फ़ायदा करेगा जब आप उसकी एनालिसिस करोगे। आज जा कर के पूरा सेल रिवाइज कर लेना, इसी प्रकार से गलतियों का भी अंदाज़ा होगा और मैम रिविजन साथ के साथ हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किसने सेल की खोज की थी। आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले एक मृत कोशिका की खोज करी थी, यानी कि एक डेड सेल की खोज इन्होंने यहाँ पर की थी, ठीक है। और कब करी थी कमेंट में बता दो भाई। एक मृत कोशिका जिसको हम कॉर्क सेल कहते हैं, इन्होंने डिस्कवरी करी इसकी, कब करी, कौन से ईयर में करी थी, क्या लगता है।
1665 में। बहुत बढ़िया भाई, 1665 में ये काम इन्होंने किया था। अगर प्रश्न आए फर्स्ट लिविंग सेल, तो वहाँ पर हम बताएंगे कि लगभग इसके 9 साल बाद 1674 में ल्यूवेनहॉक साहब के द्वारा हुई थी। साथ में जो आंसर ए दे रहे थे भैया, ये श्वान और मैथियास लीडन, इन दोनों ने मिलकर के एक सेल थ्योरी दी थी जिसको हम कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। और लास्ट ऑप्शन, उन्होंने उस सेल थ्योरी को क्या करा था, इम्प्रोवाइज किया था, उसका एक नया पोस्टुलेट लेकर के आए थे। ठीक है, बहुत खूबसूरत। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने दे दिया है, ये देख सकते हैं। इस प्रकार का सेल सबसे पहला दिखा था, इसे बंद खाली खोखला कमरा यहाँ पर कहा गया था, और यहीं से शुरुआत हुई थी आपके इस पूरे कोशिका के बारे में। अगला प्रश्न है, पूछा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई। हाउ वॉज द सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक? वाइल ऑब्जर्विंग द लीव्स ऑफ ट्रीज, पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए, या कॉर्क का निरीक्षण करते हुए? क्या लगाओगे आंसर? ये देखो भाई, बहुत बढ़िया, उत्तर आना शुरू हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। कि मैम कहाँ ढूंढा था? एक कॉर्क सेल में ढूंढा था। तो कहीं ये मत कह देना पत्ती में, प्याज में, नहीं, उन्होंने सीधे पेड़ की जो छाल होती है उसके कॉर्क सेल में सबसे पहली बार इस सेल की डिस्कवरी यहाँ पर की थी। तो वो बॉटल बनती है ना लकड़ी की ऊपर की तरफ जो आप लगाते हैं, कि आप उस टाइप के भी जो फॉर्मेशन है इस कॉर्क से होती हुई नजर आती है। ठीक है, चलो, तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये हमारी पेड़ की छाल है, कॉर्क है, यही में सबसे पहले क्या मिला, इसी के अंदर डेड सेल जो है वो आपको मिला था। अगला सवाल है एनटीपीसी का ही है, विच सेल ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल? यूकैरियोटिक कोशिकाओं की किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? बताओ भाई जल्दी से। जो थ्योरी पूरी पढ़ ली है उन्हें डेफिनेटली लगेगा मैम बड़े आसान से सवाल हैं, चैप्टर वाइज, क्योंकि देखो हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होंगे, ये यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे। तो हम हर तरह से इजी से लेकर मॉडरेट और टफ क्वेश्चन तक को यहाँ इस पूरे चैप्टर वाइज सीक्वेंस में कवर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि आत्मघाती थैली कौन है? तो लाइजोसोम को कहा जाता है। चलो तुम्हें ईजी तो लग रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इस लाइजोसोम के अंदर क्या ऐसा पाया जाता है जिसके कारण ये सुसाइडल बैग कहलाता है? अगर प्रश्न आ जाए कि भैया आत्मघाती थैली है, क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से इसकी आत्महत्या हो जाती है या ये सुसाइड कर लेता है, क्या रीज़न लगता है आपको? कुछ पाया जाता है क्या इसके अंदर? एसिड? एसिड नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर कुछ हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो ये बर्स्ट कर जाते हैं, इस पूरे सेल में से बाहर निकल करके पूरे सेल को भी क्या कर देते हैं, एक तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कराता है। ध्यान रखना, अंतः कोशिकीय पाचन का कार्य इसका देखा जाता है, अंतः कोशिकीय पाचन। ठीक है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कराता हुआ नजर आता है। दवे ने इसकी खोज की थी, क्रिश्चियन डी दवे। सारे काम, फंक्शन, ये भी आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि ये कहानी ही मैम पूछता है आगे पीछे करके क्वेश्चंस में। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया है। ये देखो, ये पूरा सेल है, सेल के अंदर छोटा सा हिस्सा कोशिका का अंग, जिसको हम लाइजोसोम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। क्लियर? अगला बताइए। देखिए भैया, क्या बताते हो, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के किस कोशिकांग को इसका पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? और फटाफट से ना सेशन को शेयर करके आएंगे भाई अपने मित्र, यार, भाई, बंधु, हर किसी तक। जो भी साथी नए जुड़े हैं, जिन्हें नहीं पता है कि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और अब से ये क्लास डेली इसी टाइम पर रहेगी, साथ साथ में नए नए चैप्टर्स को क्वेश्चंस के माध्यम से आप कवर कर पाएंगे। ऑलराइट, यही तो डिमांड थी मैम, टॉप 400-500 सवाल कर दूँ से वादा किया था कि देखो सवाल भी कराऊंगी, लेकिन उससे पहले थ्योरी पढ़ लो। उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, पावर हाउस कहते हैं इसको। भाई पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैम ये पावर बनाता है। पावर या एनर्जी किस रूप में बनाता है, किस फॉर्म में बनाता है, ये कमेंट कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। ठीक है, हमने कहा कि मैम ये मेरे पास एक पूरा सेल है, इस सेल में एक लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे?
साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर बीचों बीच में एक न्यूक्लियस होता है और इसके अलावा कुछ हिस्से हमारे यहाँ साइट्स में भी दिखाई देते हैं। इसमें ये मान लीजिए हमारे पास है सूत्रकणिका, यानी इसी को हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर है, ऊर्जा बनाने का काम है इसका, लेकिन ऊर्जा किस रूप में बनाती है, तो ये एटीपी के रूप में बनाती है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैम ये जो पूरा का पूरा साइकिल चलता है एनर्जी को बनाने का, जो हम कहते हैं ना हम सांस ले रहे हैं, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, एनर्जी बन रही है, यहीं तो बनती है वो काम, ठीक है। ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, बिल्कुल सही, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड देन एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। एएलपी की वैकेंसी आई है, अच्छा अभी तो देखो कुछ अभी खबर नहीं आई है, अगर आएगी तो मैं अपडेट ज़रूर कर दूंगी, क्लियर। चलिए, तो आंसर इज सूत्रकणिका, और इसी के साथ साथ इसको हम ऊर्जा घर के नाम से जानते हैं। दिखता कैसा है मैम, ये भी देख लो, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रेलवे बहुत पूछता है। अगर आ जाए इस प्रकार का डायग्राम भी मैम इधर उधर की नहीं करने, हम आपको जो डायग्राम करा रहे हैं वो हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी के अंदर इस प्रकार का पिक्चर बना है, अगर वो दे देता है कि भैया ये हॉट डॉग बर्गर जैसा जो दिख रहा है क्या है ये, तो बताएंगे कि ये सूत्रकणिका है। वो पूछे इसमें कितनी परत होती हैं, एक लेयर है या दो लेयर है, साफ स्पष्ट दिख रहा है कि मैम एक तो ऊपर की तरफ कवर कर रही है और एक अंदर की तरफ है जो मुड़ी हुई होती है। तो ये कितनी झिल्लियों से घिरा हुआ है, ये आपके 2 झिल्लियों से यहाँ पर घिरा हुआ रहता है, ठीक है। समझ गए कहानी को। 9000 वैकेंसी आ गई हैं भाई। ऑफिशियल वेबसाइट पर देखो, अगर कोई डेटा आ जाता है तो चेक करके आपको बता देंगे, फिलहाल अभी के लिए तो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑफिशियली आपका एएलपी का अगर कोई डेटा आता है तो आपको खबर जो है पहुंचा दी जाएगी, और आ जाए तो बहुत बढ़िया है, एएलपी की वैकेंसी है ना। चलो भाई, ये देखो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, और एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है, इसको भी ध्यान दे लेना ताकि आपके आने वाले रिलेटेबल क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं। तो हम आपको इसका कॉन्सेप्ट भी ज़रा बता दें। जब भी माइटोकॉन्ड्रिया की बात आएगी, एक लेयर तो ये रही बाहर और एक अंदर मुड़ी हुई है। वो प्रश्न आए कि इस मुड़ी हुई झिल्ली को हम क्या कहते हैं, बताओ ज़रा। ये जो दिख रहा है, ये जो इनफोल्डिंग्स है, इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टे के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो ये वही सूत्रकणिका है जिसके पास 2 परत है, साथ में अपना खुद का डीएनए भी लेकर के बैठा हुआ है। कितना, अपना खुद का ओन डीएनए है ना, इसके पास अपना खुद का डीएनए भी पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द स्केलेटन कॉल्ड एज। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, बताना भाई जरा। चलिए हर्षिल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, साइटोप्लाज्म। देखो आपने कहा मैम ये रहा न्यूक्लियस, उसने कहा न्यूक्लियस और स्केलेटन के बीच में, ये मेरे पास पूरा ढांचा है कोशिका का, बीच में न्यूक्लियस है। अब यहाँ क्या भरा हुआ होगा, एक लिक्विड भरा हुआ होगा कि नहीं, और उसी लिक्विड के बारे में वो यहाँ पर पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में मौजूद जो द्रव्य है उसको आप किस नाम से यहाँ पर जानते हैं। ज़रा स्क्रीन पर देखो कि मैम ये पूरे सेल में सारे अंदर बैठे हुए कोशिकांग किसके अंदर घूम रहे हैं, कहाँ पर ये झूमते हुए नजर आ रहे हैं, उसी को हम कोशिका का द्रव्य यहाँ पर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई, इसी का आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का हो जाएगा, यानी इसको हम कहते हैं कोशिका का द्रव्य, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव्य भरा होता है उसको नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। भाई सेल के अंदर है तो साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर है तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाएगा। केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। ये एनटीपीसी का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्लियर है। कोई बता दो कि सूत्रकणिका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। भाई ये देख रहे हो, ये बर्गर जैसे स्ट्रक्चर अभी दिखाए थे, यही है सूत्रकणिका मैडम। इसी को इंग्लिश में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिकाएं, ठीक है। तो कभी घबरा मत जाना। एटीपी की बनती है 36 से 38 मॉलिक्यूल्स। श्वसन जब हमारा वायवीय होता है तब, और जब अवायवीय होगा, बिना ऑक्सीजन के होगा, तो 2 एटीपी बन के तैयार होते हैं। समझ गए भाई। सूत्रकणिका कितना प्यारा सा नाम है, देख रहे हो कितना सुंदर सा कोमल सा नाम है। चलो आ जाओ इधर कोमल से नाम के साथ। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो कि कहाँ मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स, फैट एंड टिश्यू, नर्व एंड सेल्स, या न्यूक्लियस एंड दी सेल मेम्ब्रेन। करिए आंसर।
चलिए, अमन चौधरी वो पुरानी है, बाकी अब आपकी क्लासेस रैंकर्स गुरुकुल और आरजी स्टेट एग्जाम पर ही चलती हैं। इतना प्यारा सवाल है स्क्रीन पे और ये कमेंट सेक्शन में लगे पड़े हैं, मैम सुबह का सपना कैसा होता है। बस तुम ये मान लो सुबह के सपने में तुम्हें दिख गया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और वो सच ही हो जाते हैं फिर। तो ऐसे सपने देखना है जो ख्वाब सच हो जाएं, और अगर लग रहा हो कुछ 19-20 हो रहा है तो बना देना सच उसको कि हाँ नहीं मैम सिलेक्शन हो गया, बस मैं नेगेटिव कुछ लूँगा ही नहीं, कुछ सोचूंगा ही नहीं, इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाना है। ये भर्ती है वैकेंसी का इंतज़ार कई सालों से किया है, क्यों भाई मानते हो कि नहीं। NTPC वाले हों, ग्रुप डी वाले हों, टेक्नीशियन वालों की हालत ख़राब हो गई अभी जब देखा कि पेपर इतना सिंपल आया था और कट ऑफ भी आसमान छू गई। यहाँ पर 1-1, 2-2 नंबर से बच्चे मेरिट में आने से रहे हैं। बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देख करके, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि NTPC का पेपर चाहे कितना भी आसान आ जाए, कट ऑफ कितनी भी ऊपर पहुँच जाए, भरोसा होना चाहिए कि मैम गलत नहीं होगा, है ना। तो इस तरह की मेहनत करके चलिए। चलिए खैर, प्रश्न का उत्तर क्या है कि साइटोप्लाज्म कहाँ है। अभी हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म हमारे इस न्यूक्लियस और सेल की मेम्ब्रेन के बीच में होता है। न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स के बीच में अगर आप इस चीज़ को बोलते हैं तो देखो भाई यहाँ पर न्यूक्लियस और पूरे ऑर्गेनल्स के बीच में घूमता हुआ भी एक लिक्विड दिख रहा है, लेकिन वही चीज़ आपके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में भी है। तो दोनों तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो सारे के सारे ऑर्गेनल्स तो इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन मेन हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है और ये बीच में हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ ओवरऑल द्रव्य भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। समझ गए। चलो अगला देखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल श्रिंकिंग एंड सेपरेटिंग फ्रॉम दी सेल वॉल ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। पानी की कमी के कारण जब कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस, साइटोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस या प्लाज्मोलाइसिस। अच्छा ए और डी बिल्कुल सेम कर दिए, चलो लगाओ भैया। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। सेशन को शेयर वेयर कर दिया करो, इतनी कंजूसी काहे करते हो। हाँ जल्दी से एक बार जाइए, सेशन को शेयर करके भी अपने दोस्त यार भाई बंधु हर किसी तक आइएगा कि ये जो क्लास है आपकी ये डेली आप लोगों के लिए अब सेम टाइम पर शुरू हो चुकी है, शाम के 5 बजे। अगर किसी को ना पता हो तो इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि ये सेशंस आने वाले आपके दोनों एग्जाम्स के लिए क्या हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत खूबसूरत भाई, चलो करेक्ट भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर आ रहा है। ये देखो कितनी जल्दी बहक जाते हैं। अरे उसने कहा कि जब पानी की कमी होती है कोशिका आपकी श्रिंक कर जाती है तो उसे प्लाज्मोलाइसिस का नाम देंगे, साइटोलाइसिस नहीं कहेंगे मैम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी श्रिंक कर गई, सिकुड़ गई, और जिसकी वजह से आपको पता चला कि अच्छा पानी क्या है, कम हो चुका है। ए लगाओ डी लगाओ मैम, बात एक ही है। साइटोलाइसिस नहीं, सेल कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, इससे ज़्यादा सिंपल सवाल नहीं होगा जो तुमने इतनी जल्दी बी का डी करा है और डी से बी वाले बहक गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहा है कोशिका वह बाहर का आवरण कौन सा होता है इसका जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल विच सेपरेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या लगता है? हाँ भाई जल्दी से बताओ। सिंपल सी कहानी है मैम, बाहरी आवरण पूछ रहा है जो कि सेल को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है। कोई स्मूथ मसल आती है क्या? नहीं मैम। कोई नर्व आती है, नहीं है। कोई भी आपका सेल ऑर्गेनल आता है? नहीं। आपने देखा कि मान लीजिए मेरे पास ये एनिमल का सेल है तो इसका बाहरी आवरण क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, जिसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। और यही है जो इस पूरे के पूरे सेल को इसके बाहरी वातावरण से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो मैम सिंपल आंसर हो गया। हमारे पास प्लांट सेल अलग होता है, एनिमल सेल अलग होता है। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल इसकी आउटर लेयर कही जाती है। स्क्रीन पर देखिए जरा, ये चौकीदारी वाला काम करती है मैम। ये बिल्कुल जो बाहरी झिल्ली देख रहे हो भाई, तुम अगर घर के मेंबर हो तो आने देगी, अलाउ करेगी, नहीं हो दूर से नमस्ते, आपसे कोई मतलब नहीं है। तो ये सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल होती है। प्रश्न आ जाए कि हमारी कोशिका का ये जो पूरा का पूरा देखो बाहरी आवरण है, ये जो आउटर लेयर इसकी लगी है, इसकी प्रवृत्ति क्या है? सेमी परमिएबल, यानी ये सिलेक्ट करती है, चुनती है, फिर अंदर एंट्री कराती है। तो इसी को हम कहते हैं आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ऊपर नीचे फॉस्फोलिपिड की लेयर होंगी, अंदर प्रोटीन धसे होंगे और ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स लगे होंगे। इसे तरल मोज़ैक प्रतिरूप के नाम से भी हम यहाँ पर जानते हैं। याद करिए जब थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था कि नहीं? हाँ भाई,
जब थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था सिंगर और निकोलसन ने ये पूरा का पूरा मॉडल दिया था। सिंगर थे, गाना गाते गाते निकल लिए, सिंगर और निकोलसन, याद कराया था कि नहीं? अभी सीजीएल मेंस तक में सवाल पूछ लिया गया था, तो मैम टीसीएस तो कुछ भी पूछ सकता है, लिख लेना यहाँ पर। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया? 1972 में। और इस मॉडल को क्या कहा? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहा, यानी तरल मोज़ैक प्रतिरूप के नाम से इसको जाना था। कहानी क्लियर? चलो, एप्लीकेशन पर कल दोपहर 12 बजे क्लास होगी। आ जाओ अगले सवाल पर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? स्वतंत्र अस्तित्व के सूक्ष्म जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ जी, अब एक बात बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आ रहा है तो ये जितने भी साथी लाइव हैं, बराबर में एक लाइक का बटन है, उसे प्रेस कर देंगे मैम, पता हमें भी चले कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मज़ा आ रहा है आज के सेशन में और दिल से चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो अपने हर मित्र यार तक शेयर भी करते चलिएगा। पहली क्लास है, प्रॉपरली आज का जो जोश है ना वैसा ही ये पूरी सीरीज़ में रहना चाहिए कि मैम एक भी सवाल ना गलत होने दूंगा और अपने रिवीजन को भी साथ साथ में करूंगा। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट क्या हो सकता है मैम? उसी को हम सेल कहते हैं, कि अकेला जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, दैट इज़ योर सेल, क्योंकि बाकी तो उसके अंदर बैठे हुए होते हैं। ठीक है, बाकी तो उसके अंदर बैठे हुए होते हैं, उसके कोशिकांग कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड इनटू वेसिकल्स? पुटिकाओं यानी वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्न में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? हाँ, क्लास रिकॉर्डेड ही तो चलती है, रोज शाम को रिकॉर्डेड क्लास है। तुम्हें कितने मज़े आते हैं रिकॉर्डेड क्लास बोलने में? है यहाँ पर डेली आपकी क्लासेस लाइव चलती हैं। आपको पढ़ना है तो आपका मोस्ट वेलकम है, नहीं पढ़ना तो रिकॉर्डेड मानकर बंद कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। जो पढ़ रहा है ना वो आज जीवन में अपना सिलेक्शन लेगा और साथ साथ में उसके हाथ में वो ज्वाइनिंग लेटर भी होगा। और जो रिकॉर्डिंग सोच करके बैठे हैं ना, तुम देखते ही रह जाना बस कि पढ़ने वाला तो पढ़ के ले गया है। एनोनिमस गर्ल कह रही है मैम मुझे भी रिकॉर्डेड लग रहा था। देख रहे हो तुम, जब तक तुम्हें थोड़ी सी कह ना ले मैडम तब तक लगता नहीं है ना क्लास लाइव चल रही है। चलिए क्वेश्चन देखो, उसने सिर्फ 2 शब्द इंपॉर्टेंट दिए हैं, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग, यानी कि ऐसा कोशिका का अंग जो कि नज़र रखता है कि भैया कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या बन रहा है, और फटाफट से उसे पकड़ के उसके ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग में मदद करता है। यानी कि उस काम को करने वाला गोल्गी बॉडी हो जाएगा। गोल्गी बॉडी के लिए 2 ही काम जिम्मेदार, मतलब आप कह सकते हैं कि इसका काम ही 2 है, एक ट्रांसपोर्टेशन में और दूसरा लिखना पैकेजिंग। पैकेट्स बनाता है और उनको आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसकी खोज करने वाले कैमिलो गोल्गी थे और इसी के साथ मैम ये पतली पतली सी डिस्क के अंदर बटा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ज़रा स्क्रीन पर, तो मैम इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें गोल्गी बॉडी के नाम से देखने को मिलेगा। होता क्या है ना, देखो सेल को एक घर की तरह समझना, तुम कभी भी सेल के चैप्टर से दूर नहीं भागोगे अगर इस डायग्राम को ध्यान रखा। मान लीजिए मैम ये घर है, घर के बाहर चौकीदार किस नाम से जाना गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से। अंदर बैठा है एक मुखिया। मुखिया कौन होता है? जो सारे फैसले लेता है। घर में आपके भी कोई बड़ा बुजुर्ग जो सारे फैसले लेता होगा, उसे हम कहते हैं मुखिया है, हेड है। हमारे अंदर हेड कौन है? न्यूक्लियस है। इस सेल का हेड कौन है? न्यूक्लियस है। सुनना भाई, अभी इनके सारे कहानी क्लियर हो जाएगी। इसे कहते हैं न्यूक्लियस केंद्रक, ब्रेन कहलाता है ये, क्योंकि सारे फैसले ले रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आवाज़ साफ आ रही है अभी सबको? इसके बाद बात करूं तो मैम यहाँ पर ना कुछ ऐसे जाल लगा हुआ होता है, इसे कहते हैं अंतःप्रद्वी जालिका। ये 2 चीज़ें बनाता है, या तो लिपिड या फिर प्रोटीन्स। और इसको देखने वाली ये बैठी बिल्कुल 90 डिग्री पे सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठी है, इसे कहते हैं गोल्गी बॉडी। ये देखती रहती है कि अच्छा प्रोटीन बना रहे हो, ठीक है, अच्छा लिपिड बना रहे हो, ठीक है। जैसे ही बनेगा तुरंत पकड़ेगी, पैकेट बनाएगी और आगे भेज देगी। पोस्ट ऑफिस का काम करती है मैम, ये डाक घर की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये गोल्गी बॉडी को ही हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस। तो सारी कहानी यहाँ पर ऐसे चल रही है। अब इन सारे मसलों को हल करने के लिए एक ऊर्जा देने वाला भी होता है। ऊर्जा देने वाली वही सुंदर कोमल सा नाम सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। ठीक है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, सूत्रकणिका। तो ये पूरी कहानी एक चौकीदार की लेकर के, और पूरा का पूरा सेल एक घर की तरह काम कर रहा होता है। अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, इसे साइटोप्लाज्म कह दिया। ऐसे ही सारे सवाल निकल जाते हैं मैम।
ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये गोल्गी बॉडी है, कुछ इस प्रकार से इसकी डिस्क होती हैं। इन डिस्क को नाम दिया जाता है सिस्टर्ने। अगर पूछ ले कि भैया सिस्टर्न कहाँ होती हैं, तो गोल्गी बॉडी में पाई जाती हैं। क्रिस्टे कहाँ थे? माइटोकॉन्ड्रिया में थे। सिस्टर्न कहाँ है? गोल्गी बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन बाउंड सैक इज फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स? गोल्गी बॉडी में एंजाइम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में है, लाइजोसोम में है, या वैक्यूल्स यानी रसधानियों के अंदर है? क्या लगता है? अरे अरे अरे, एंजाइम्स पूछा है भैया, डी कहाँ से लगा दिए? अभी पहले ही क्वेश्चन में बात करी थी कि पाचक के एंजाइम्स कहाँ होते हैं। ये बैठा मैम आत्महत्या करने वाला, इसका केस सुनोगे होता क्या है। लाइजोसोम एक बहुत छोटा सा कोशिकांग है पूरे सेल के अंदर। इसका काम है कि ये अंतः कोशिकीय पाचन कराता है, यानी अंदर सेल के जो भी डाइजेशन होना होगा वो कराएगा। अब पाचन के लिए तो मैम एंजाइम्स चाहिए, तो ये एंजाइम्स भी बनाता है। और इसके अंदर कभी कभी एंजाइम्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि वो बर्स्ट कर जाते हैं और बाहर मैडम निकल निकल के आ जाते हैं। अब उन एंजाइम का काम क्या था? पाचन कराना। अंदर तो पाचन कराया ही कराया, लेकिन जब बस्ट करके बाहर आ गए तो पूरा सेल को भी ले डूबे कि हम तो चले सनम, तुम्हें भी ले डूबे। वही वाली कहानी है इसकी। ये है लाइजोसोम। इसीलिए कहते हैं आत्महत्या करा देता है, खुद तो गया पाचन के साथ और पूरा का पूरा ले डूबा सेल को, है ना। तो इसे कहते हैं एटम बॉम्ब, सफाई कर्मी, कोशिका का सफाई कर्मी, या कोशिका का एटम बॉम्ब, या आप कह सकते हो कोशिका का आत्महत्या का आत्मघाती थैली के नाम से। ठीक है, हाँ तो चलो कहानी हो जाएगी लाइजोसोम की। अगला बताओ, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? जी.जे. मेंडल, पुरकिंजे, डार्विन या रॉबर्ट हुक? किसने दिया था ये शब्द जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं? हाँ भाई, अब एनटीपीसी का पेपर आ रहा है, देखो अगले महीने। सोना बेबी सब एक तरफ कर दो, पढ़ने पर ध्यान दे लो। बहुत बढ़िया भाई। ऐप पर कल दोपहर में 12 बजे क्लास होगी आपके रेलवे रामबाण 2.0 में, मिलते हैं वहाँ पर दोपहर 12 बजे। अभी यहाँ पर आंसर दे दीजिए, ऑप्शन नंबर बी दैट इज पुरकिंजे करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई आंसर दे रहा है जी.जे. मेंडल, जिनका ए आंसर चमक रहा है, तो जेनेटिक्स किसने गढ़ी थी? मैम रेलवे का फेवरेट टॉपिक है जेनेटिक्स। क्वेश्चन आते ही आते हैं वहाँ से, डीएनए से, जेनेटिक्स से, आनुवांशिकी से। ठीक है, तो ये मेंडल साहब कहलाते हैं आनुवांशिकी के जनक। इन्होंने तो काम इस पे किया था, मटर वाले अंकल हैं ये। मटर के गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट करे थे, याद आ रहा है कुछ? 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, उन पे काम किए थे मैम। तो मेंडल साहब मटर वाले हैं, गार्डन पी पे काम किए थे। इसके बाद इन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। डार्विन साहब ने इवोल्यूशन पे काम किया और बताया कि कैसे जो पहले पूर्वज थे वो चिंपैंजी गोरिल्ला जैसे थे, और इवॉल्व होते 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 मैम आज ये आधुनिक आदमी बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये थे इवोल्यूशन वाले। और हुक साहब, रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल बनाया ही था, पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था हमने। तो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अगला सवाल देखिए, दिस इज अ टाइप ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। दे हेल्प कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज डैमेज्ड ऑर्गेनल्स। एक बात का ध्यान सुन लो भाई, क्वेश्चन लगाने से पहले, एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, जानते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर थोड़ा सा बड़ा कर दें, आपको लगता है ना ना मैम बहुत टफ क्वेश्चन होगा, छोड़ देता हूँ। तुम एक सिंगल लाइन के क्वेश्चन ढूंढने के चक्कर में इतना आसान क्वेश्चन स्किप मत कर देना। इसीलिए ज़रा पढ़ के देखो कितना आसान सवाल है। उसने सिर्फ ये पूछा है कि कोशिका की एक अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है जो बाहरी सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकाओं को पचाकर कोशिका साफ रखती है। तो सफाई कर्मी कौन बताया था? अभी बताया था, आंसर इज लाइजोसोम। बोलो सही है कि नहीं, जल्दी से बताओ भाई। कितना बेहतरीन आंसर लगा रहे। डिस्पोजल, बाहर निकालना, एंजाइम्स, और कहीं है ही नहीं मैम। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर आते हैं, बताइए जी। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनल जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ऐसा कोशिकांग जो केवल और केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। चलिए अंकित मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
बुक में आपके सारे के सारे PYQs अवेलेबल हैं। रेलवे की जो सामान्य विज्ञान की किताब है उसमें 4,500 से ऊपर के विगत वर्षों के प्रश्न आपके लिए उपस्थित हैं। अगर आपने नहीं मंगवाई हो तो प्रैक्टिस करने के लिए PYQs की एक्सप्लेनेशन के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी की सारी आपको हमारी रेलवे की सामान्य विज्ञान की किताब के अंदर मिल जाएगी। तो अगर ना मंगवाया हो तो ऑफर चल रहा है, अभी फिलहाल काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल रही है, आप मंगवा सकते हो, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। ठीक है, PYQs से देख करके अंदाज़ा तो लगा कि हाँ मैम कितना इंपॉर्टेंट है PYQs को लगाना। मैं तुम्हें एक्सपेक्टेड सवाल भी कराऊंगी। ठीक है, ये तो हमने बायोलॉजी की बात करी है। अगर हम बात करें तो इस किताब के अंदर भाई पूरा का पूरा डेटा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 2018 से अब तक और लेटेस्ट जो अभी क्वेश्चंस हुए हैं ना वो भी आपको इसमें इंक्लूडिंग मिल जाएंगे। अपडेटेड वर्जन आ गया है तो आप वहाँ से ऑर्डर करके अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो। ये रेलवे की सामान्य विज्ञान है जो कि फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी। ऑफर चल रहा है 220 में। ठीक है, इंग्लिश वर्जन भी आ रहा है बहुत ही जल्दी। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, कौन सा सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है? आंसर खूबसूरत सा आ गया है, ऑप्शन नंबर बी। बी यानी कि प्लास्टिड। अब क्या करता है ये प्लास्टिड, सोचो ज़रा। प्लास्टिड को कहते हैं मैम किचन ऑफ द सेल। और किचन का काम कहाँ बनेगा? जो अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट्स की विशेषता है कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स नहीं बनाते। एनिमल तो शिकार करता है मैम और बने बनाए खाने को खा जाता है, वो विषमपोषी होते हैं। प्लांट्स सारे स्वपोषी हैं, यानी अपना खुद का खाना तैयार करते हैं। अब करने के लिए मैम कुछ तो चाहिए, किचन तो चाहिए जहाँ खाना बनाएंगे, वो है हमारा प्लास्टिड। इस प्लास्टिड को हम हिंदी में लवक कहते हैं और ये 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, जिसके अंदर क्लोरोफिल बनता है और वही हमारे सब जानते हो ना फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है मैम, खाना बनता है। तो ये काम यहाँ पर कराता है। ठीक है, ऐप वाले जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, कल से क्लास शुरू हो जाएगी। अभी भी हुई थी, डेमो चल रहा था नए बैच का, इसीलिए आपकी क्लास जो थी वो नहीं हो रही थी। कल दोपहर 12 बजे वापस से क्लास होगी तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन की समस्या छोड़ देना। प्रोटोप्लास्ट बेटा हिंदी में प्रोटोप्लाज्म ही कहा जाता है। अगला देखिए, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं ना क्रोमा वर्ड, क्रोमा किसके लिए आता है? रंग के लिए, रंगीन दुनिया। तो मैम ये रंग देता है, इसको कहते हैं वर्णी लवक। कुछ वर्णक, कुछ पिगमेंट होते हैं जिनके द्वारा ये कलर इम्पार्ट करता है। और तीसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? ल्यूको वर्ड आता है श्वेत के लिए, कहते हैं हम कि WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूको वर्ड वाइट, श्वेत, इनके लिए आता है। तो मैम इसके पास भी कोई रंग तो नहीं होगा, बट हाँ ये स्टोरेज में मदद करता है। इसे कहते हैं अवर्णी लवक। वर्णक कोई नहीं है, वर्णक कहाँ है? हरित लवक के पास क्लोरोफिल वर्णक है और बाकी क्रोमोप्लास्ट के पास अलग अलग रंग देने के लिए भी वर्णक उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट आपके 6 बजे के बाद बुक स्टॉक में आ जाएगी, फिर आप इसको मंगवा सकते हो। अगला बताइए, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल? चलो भाई बहुत शानदार। न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? तो देखिए न्यूक्लियस ये वो भाग है जिसको मुखिया कहते हैं, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ध्यान रखना भाई, ये क्या है? ये ब्रेन ऑफ द सेल है और इसकी खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन साहब थे। इस न्यूक्लियस के पास क्या अपना खुद का DNA होगा? हाँ या ना, बस मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो एक बार। हाँ भाई, क्या इसके पास अपना खुद का DNA पाया जाता है? जल्दी से बताइए। रॉबर्ट ब्राउन का नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे और साथ साथ में इसमें डबल मेम्ब्रेन भी क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। चलिए, ऑडियो अभी क्लियर है ना सबको? तो भाई ये जो मुखिया साहब है ना, ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की विशेषता क्या है? सबसे पहले तो मैम इसके पास दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है।
ठीक है, एक अकेली लेयर नहीं होती, 2 लेयर्स होती हैं, और साथ में अपना खुद का डीएनए भी इसके पास होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास था, ऐसे यहाँ पर भी अपना खुद का डीएनए होगा, तो ध्यान रखना इस बात का। करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। कह रहे हैं मैम मुझे पता है। एक्चुअली में देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से कोशिका के ऐसे अंग हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए है, या ये पूछ ले कि किसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। तो वहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है कि भैया मुझे नहीं पता। आप ये मत कह देना वरना उत्तर गलत हो जाएगा। आप कहना कि हाँ हाँ मुझे पता है, बट ट्रिक कहती है कि मुझे नहीं पता। यानी कि एम से क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका जिसको हमने कहा, एन मतलब न्यूक्लियस जिसको हम नाभिक या केंद्रक के नाम से जानते हैं, और पी मतलब होता है प्लास्टिड। ये 3 हमारे ऐसे कोशिकांग हैं, दे हैव ओन डीएनए, तीनों के पास अपना अपना खुद का डीएनए होता है, और तीनों के पास दोहरी झिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। तो कहीं पर भी पूछ लेना, तुम कह देना मुझे नहीं पता और उत्तर लगा देना, आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बोलना मत, लेकिन हाँ उत्तर लगा देना इसके अकॉर्डिंग कि मुझे नहीं पता। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड तो गलत तो नहीं करोगे अब की बार? हाँ जी, चलिए, इसे कहते हैं रॉबर्ट ब्राउन द्वारा बनने वाला माइटोकॉन्ड्रिया। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। फ्लेमिंग साहब ने एक एंटीबायोटिक बनाया था पहला, जिसको पेनिसिलिन कहा जाता है, और ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, पहली जीवित कोशिका जिसको नाम दिया था बैक्टीरिया का। ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल की इन्होंने खोज की थी। ज़रा स्क्रीन पर आप देख सकते हो किस प्रकार से हमारे सेल के बीचों बीच में बैठा हुआ नाभिक ब्रेन के तौर पे काम करा। ठीक है, ये देख सकते हैं इसके अंदर इस प्रकार के डबल हेलिक्स डीएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा फंक्शनल पार्ट है डीएनए का? डीएनए में फंक्शन करता कौन है एक्चुअली, कार्यात्मक भाग कौन सा है? ऑलराइट, बताइए भाई जल्दी से। एनटीपीसी वाला बैच लेना है 699 में, उसमें डिस्काउंट प्राइस ही है अभी 1499 से 699 में चल रहा है। होली पे ऑफर आया था, अच्छा वहाँ पर आपका डिस्काउंट था। बाकी तो मैम अभी तो डिस्काउंट आपका एज यूजुअल पुराना वाला ही चल रहा है। आंसर दे रहे हैं जीन्स, करेक्ट। और देखिए सेशन में मज़ा आ रहा हो ना तो अपने गलतियों को लिखते भी चलना साथ में कि मैम मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ। बाकी क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। आंसर बिल्कुल करेक्ट दे दिया है, जीन्स। मुझे बताओ डीएनए छोटा या जीन छोटे? क्यों भाई, कौन छोटा है? डीएनए छोटा भाग है या ये आपका जीन जो है वो छोटा भाग है? क्या लगता है मैम? सबसे बेसिक पार्ट किसे कहा जाता है? करेक्ट है, तो सबसे बेसिक पार्ट अगर पूछे तो वो हमारे पास जीन्स होते हैं। ये एक डीएनए के 2 धागे दिख रहे हैं, इसके ऊपर देखो ये जो जोड़ी में बैठा है ना, ये जीन है, ये बेसिक यूनिट होती है। आप कहते हो कि मेरी शक्ल मम्मी से मिलती है, मेरी आवाज़ पापा से मिलती है, मेरी हाइट पापा से मिलती है, जो भी आपको अपने गुण अपने माता पिता के जैसे दिखाई देते हैं वो इन्हीं जीन्स के द्वारा नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये जीन्स हैं डीएनए के ऊपर, यही आगे जा कर के कुछ ऐसे डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है, और फर्दर ये डीएनए ही क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, तो सबसे छोटा भाग जीन है, जीन से मिलकर डीएनए बना, डीएनए बाद में एक हिस्टोन नाम के प्रोटीन से मिलेगा और बना लेगा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। हमारे पास कितने गुणसूत्र हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आंसर हो गया जीन्स। ये देख सकते हो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है, सेल में नाभिक, नाभिक में डीएनए, डीएनए से ही हमारा ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम बन के तैयार होता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना इस डीएनए के अंदर, ये जीन्स वाले पार्ट हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। तुम तो होशियार हो गए हो भाई, बहुत बढ़िया उत्तर दे दिया एकदम है। चलो, विच लिक्विड इज कंटेन्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल? न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ द्रव्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए जल्दी से। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है आपको बात करनी है, आप इंस्टाग्राम पे या अपने टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, राधिका मैम साइंस के नाम से है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ कर देना या आप इंस्टा पे कर देना, कोई समस्या नहीं है। लिखिए जल्दी से उत्तर। सी और डी दे रहे हैं। डी कहाँ से हो गए? डी तो मैंने तुम्हें बताया भी नहीं है। आंसर इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है। सेल में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म बन जाएगा, न्यूक्लियोसोम नहीं होता। इस डायग्राम को देखो जरा ध्यान से, ये मैम न्यूक्लियस है, अंदर बीच में बैठा हुआ हिस्सा न्यूक्लियोइड कहलाता है। कि न्यूक्लियस के भी मध्य में कौन सा भाग है उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? तो मैम 2 मेम्ब्रेन्स हैं, 2 झिल्लियां हैं, उन पे भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियस, जिसकी खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन साहब थे, जिन्होंने क्या करा? इसकी डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा सेल ऑर्गेनेल केवल पादप सेल या पौधे के सेल में पाया जाता है? कई बार पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट्स का मन क्यों बहक जाता है? कई बार नहीं होता, तुम्हारा मन बहका ही रहता है। स्टूडेंट्स का मन जो है ना वो फोकस हो जाए ऐसा बहुत कम संभावनाएं होती हैं, इसीलिए मन को बहकाने से अच्छा है थोड़ा सा दिन में मेडिटेशन वगैरह कर लिया करो, 10-15 मिनट खुद को दे लिया करो, और फिर ये सोचा करो कि आज मैं तैयारी के इस करोड़ों की संख्या में ग्रुप डी का जो फॉर्म भरा है उस जंग में उतरा क्यों हूँ? किसने कहा था मुझे यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस सब पढ़ने के लिए? कोई तो वजह होगी ना, उस वजह को ध्यान कर लिया करो। बस ये तुम्हारा मन तो बहका ही रहता है, तुम्हारा फोकस बनता कब है? तो फोकस आपको खुद बनाना पड़ेगा, कोई अन्य बाहर से मोटिवेशन नहीं काम करने वाला मैम। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेल वॉल है जो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। देखिए दो चीज़ें हैं, सुनना भाई बात को, दो चीज़ें हैं। कैसे हैं मैम? मेरे पास एक है प्लांट की सेल, ये प्लांट का सेल है, और एक है एनिमल सेल। ठीक है, आपसे प्रश्न आता है इन दोनों के ऊपर कितनी लेयर्स हैं, कितनी झिल्लियाँ हैं? आपने कहा भाई याद कैसे करूँ, ट्रिक समझ में नहीं आ रही। पौधे जो होते हैं ना वो थोड़े से कमज़ोर मान सकते हो आप। कमज़ोर क्या कि मैम वो पौधे हैं, कोई लड़ाई वड़ाई तो कर नहीं सकते, कोई शिकारी आएगा आकर के उसे खा लेगा। इनके पास बचाव के लिए दो झिल्लियाँ होती हैं। एक बाहर की झिल्ली है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सिर्फ प्लांट्स के पास होती है, एनिमल्स के पास नहीं होती। ये क्या कर रही है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रही है इसको। और इसके अंदर की तरफ एक लेयर होती है जो कि कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल के पास भी होती है। यानी एनिमल्स तो खुद मैम वो जानवर है, कोई उस पर अटैक करेगा तो वो खुद भी लड़ने की क्षमता रखता है। तो जंतु की जो कोशिका होती है ना उसके पास सिर्फ एक ही झिल्ली पाई जाती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट्स क्योंकि मैम पौधे हैं वो उनके पास दो लेयर्स पाई जाती हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, पादप और जंतु कोशिका में लेयर्स के बारे में पूछे तो कुछ इस प्रकार की कहानी देखी जाएगी। कहानी समझ गए तो थम्स अप का साइन भेज दो पहले मुझे। अगली बार सवाल आए कि कौन से पादप कोशिका में दो लेयर्स हैं या एक है तो बता पाओगे कि नहीं। कि प्लांट्स को चाहिए एक्स्ट्रा सुरक्षा, एक एक्स्ट्रा सेल वॉल लेकर के बैठा है, और इसी सेल वॉल को किसके द्वारा बनाया जाता है तो आप बताएंगे ये बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, एनिमल्स के पास नहीं होती, बाकी प्लांट्स के पास भी है, फंगस के पास भी है, बैक्टीरिया के पास भी है, शैवाल के पास भी है, सबके पास है। वो पूछ ले आपसे कि अच्छा प्लांट्स के अंदर ये सेल्यूलोज से बनी है तो बताओ मुझे कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर के बनी होती है? आप बताओगे काइटिन से बनी होती है। ये सब क्या है? एक पॉलीसेकेराइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप है। कवक यानी फंगस। वो पूछे कि भैया जीवाणु में भी होती है क्या? आपने कहा हाँ, क्यों नहीं होती, बैक्टीरिया के पास भी होती है सेल वॉल। और इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है? तो ये बनती है एक पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन से। ध्यान रखिएगा, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है, और म्यूरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कहानी समझ गए कि नहीं? चलो अजय पटेल आंसर पर ध्यान। समझ आ रहा है अच्छे से? बहुत बढ़िया, आना चाहिए बस समझ में। ये देख रहे हो, ये प्लांट है, प्लांट की एक बाहर और एक अंदर की तरफ दो सेल वॉल्स पाई जाती हैं, है ना। ये एनिमल है, एनिमल के ऊपर एक ही सेल है, सेमी परमिएबल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसे ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग क्षेत्र के रूप में काम करता है और पूरे सेल में वितरण कराता है। क्या लगता है बताओ भैया? एल्गी या प्लांट? एल्गी प्लांट ही तो होता है, उसके अंदर भी आपकी सेल्यूलोज से बनी होती है। शैवाल इज अ टाइप ऑफ प्लांट और इसके अंदर भी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। सेल्यूलोज भी क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। अत्यधिक खूबसूरत भाई, बहुत बढ़िया। लाइक का बटन प्रेस कर देना भाई, मज़े आ रहे हो तो। गोल्गी बॉडी मैम, पैकेजिंग का नाम आया ना, पैकेट बनाना है, ट्रांसपोर्ट करना, वो सीसीटीवी नज़र लगा के रखता है कि अच्छा प्रोटीन आया, फटाफट से पैकेट बनाए भेज दिया आगे कि भैया सप्लाई जल्दी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं गोल्गी बॉडी, पैकेजिंग का काम करता है। अगला सवाल लगाते हैं, चलो। द्रव्य मोज़ैक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं? हमने अभी जस्ट डिस्कस भी किया था। बफरिंग नहीं हो रही है, बताओ। अच्छा, ये कह रहे हैं मैम आदित्य सर का बर्थडे आ रहा है, डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? भाई देखो, आदित्य सर का बर्थडे तो आ रहा है और बर्थडे आ रहा है तो आपके लिए पार्टी तो बनती है, और पार्टी है तो आना भी पड़ेगा, और डेफिनेटली आओगे तो कुछ रिटर्न गिफ्ट भी आपको मिलेगा। रिटर्न क्या, आपके लिए तो सारे ही गिफ्ट है मैम, है ना। तो आपको भी आना है। कब? 24 मार्च को आपके प्यारे आदित्य रंजन सर का जन्मदिन है, और उसके उपलक्ष्य में आपके लिए ढेरों सारा कुछ
मतलब सरप्राइज़ जो है वो प्लान किया गया है। तो मैं आपको ज़रा बता दूं कहाँ आना है, कैसे आना है। आपका यूट्यूब चैनल है रैंकर्स गुरुकुल, वहाँ पे भैया इवेंट लग चुका है, तो जाकर के ना लाइक का बटन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जैसे ही आपके सर का केक कटिंग जो है वो शुरू हो जाए। ठीक है, ये देखिए इस चैनल पर आप जाएंगे तो आपका इवेंट लगा दिया गया है हैप्पी बर्थडे सर के लिए। तो भैया इसको जाकर के नोटिफाई कर लेना। शाम 7 बजे 24 मार्च को आप सभी को न्योता है, इनविटेशन है आपके लिए, सरप्राइज पार्टी सब कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेटली मिलिएगा। ठीक है, आ जाइए ज़रा सवाल के ऊपर। सवाल पूछा है कि क्या पूछा है सवाल, एक सेकेंड रुको। हाँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है। ठीक है, आंसर दे रहे हैं करेक्ट। एक फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के अलावा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इसमें दो परत होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। ठीक है, वीके सिंह कह रहा है मैम हम लोग आ सकते हैं, बिल्कुल आओगे, आप सभी के लिए तो रखा है। ठीक है, तो रैंकर्स गुरुकुल शाम 7 बजे 24 मार्च को जुड़ना मत भूलिएगा। साथ साथ में आंसर है फॉस्फोलिपिड और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। आपने कहा मैम मेम्ब्रेन तो एक झिल्ली दिख रही है मुझे, बट जब माइक्रोस्कोप लेके हम पहुँचे तो हमें क्या पता चला कि यार ये तो सैंडविच बना हुआ है। ज़रा इस सैंडविच को ध्यान से देखो। हाँ जी, इस सैंडविच को ध्यान से देखिए। मैम ऐसा लग रहा है एक लेयर ऊपर है और एक नीचे है। डेफिनेटली है, ऊपर वाली और नीचे वाली ये जो लेयर है ना, इसके अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ऊपर भी फॉस्फोलिपिड है और नीचे भी फॉस्फोलिपिड है। बीच में जो धसा हुआ है ये प्रोटीन्स हैं, ये देखो कुछ अंदर धसे हुए हैं, कुछ बाहर की तरफ दिख रहे हैं, ऊपर कार्बोहाइड्रेट है। तो क्वेश्चन आ जाए कि यार ये किससे मिलकर के बनी हुई है, आपने बताना है। हमारी द्विकला यानी बाय लेयर होती है इसकी, फिर बाहरी और आंतरिक प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बता देना। और ये मॉडल किसने दिया था, तो आपका आंसर आएगा भैया गाना गाते गाते निकल लिए थे, है ना, सिंगर एंड निकोलसन। मुखर्जी नगर में आपकी कोचिंग कहाँ है बेटा, बत्रा सिनेमा पे रैंकर्स गुरुकुल ऑफिस आप सर्च कर सकते हो। ठीक ठीक है, ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में, कब दिया था, 1972 के अंदर दिया था। ऑलराइट, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। बताओ किसकी उपस्थिति का पता केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा लगाया जाता है। कौन है जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यूट्यूब पर ही क्लासेस चलेंगी ये, और कहीं नहीं चलने वाली मैम, क्लास यूट्यूब पर ही चलेगी, डेली चलेगी, और पूरी सीरीज चल रही है। यानी अभी इससे पहले मैथ्स भी आपने पढ़ा, आप 5 बजे का टाइम फिक्स कर लो बायोलॉजी के लिए। डेली कौन कौन इस सेशन को अटेंड कर रहा है। कल मैं आपको विटामिन के ढेर सारे सवाल कराऊंगी, PYQs भी और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी। केवल PYQs पढ़ने से भी मैम हल नहीं होता कहानी, है ना, थ्योरी भी पढ़ने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, एक्सपेक्टेड भी करने हैं और PYQ भी करने हैं। तो कल विटामिन हम पढ़ेंगे और इसी के साथ डेली ये क्लासेस आपकी चलने वाली हैं इसी समय पर। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना बस। साइंस का प्रॉपर जो आप कहते हैं ना कि मैम वो जिम्मेदारी मैडम के सर पे छोड़ दो, तुम बस रिवीजन करना शुरू कर दो और डेली क्लास अटेंड कर लो। आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल गलत आ रहा है। वो ये कह रहा है कि इसका पता सिर्फ माइक्रोस्कोप से लगता है, तो छोटे से का ही तो पता लगाओगे माइक्रोस्कोप से। मैम लाइजोसोम छोटा होता है साइज में, तो इसका पता हमें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी द्वारा लगता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर लगा दो, मान जाऊंगी कि तुमने पढ़ लिया है और रिवाइज कर लिया है। सबसे छोटा साइज में इनमें से कौन सा होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज। टॉपिक वाइज ही पढ़ाएंगे, हर टॉपिक के साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लेकर के चलेंगे। बताओ भाई, प्रॉपर टॉपिक वाइज होगा। कल विटामिन पढ़ेंगे, और चीज़ें पसंद आती जाएं तो सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते चलिएगा। आंसर है राइबोसोम। क्या लगा था कि नहीं मैम अभी तो आपने बताया था कि सबसे छोटा लाइसोसोम होता है, तो मैंने आंसर लाइसोसोम लगा दिया, इसीलिए क्वेश्चन रखा था इसके बाद। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटा कोशिकांग किसे कहते हैं, भाई हैं तो बहुत सारे बट सबसे छोटा कौन है, तो आंसर होगा राइबोसोम का। और इसी को फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। किसकी फैक्ट्री है, कमेंट करना ज़रा। ये राइबोसोम कहलाती है किसी की फैक्ट्री, इसे ही कहते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, यानी सबसे छोटा कोशिकांग। करिए उत्तर, सबसे छोटा कोशिकांग किसकी फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बनाती है मैम, ये प्रोटीन बनाती है। हमारी पूरी बॉडी में जहाँ प्रोटीन बनता है राइबोसोम में बनता है। ये राइबोसोम कुछ इस प्रकार से एक बड़ी इकाई और एक छोटी इकाई से मिलकर के बनता है और प्रोटीन बनाने का काम करता है। बहक गए, मतलब तुम इतनी जल्दी बहक गए भाई,
इसीलिए लिख लीजिए दोबारा से क्वेश्चन जो है वो हमें गलत नहीं करना है। क्वेश्चन कहाँ गया, चलो अगला कह रहा है SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या लगता है? 70S एंड 80S प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होता है, यही हमारा राइबोसोम कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो PDF मिल जाएगा अभी टेलीग्राम पे, डेली ये क्लास 5 से 6 होगी, टेलीग्राम पे PDF भी आपको अपलोड करा देंगे। ऑप्शन नंबर A और B दोनों लगा रहे हैं। देखिए एक्चुअली में मैंने कहा एक घर है, ठीक है, ये रहा मैम एक घर, उस घर में बैठा मुखिया, मुखिया के बराबर में ना एक जाल लगा हुआ है, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो रूप होते हैं, ये देखो ये रहा मुखिया यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बराबर में पूरा का पूरा जो जाल आप देख पा रहे हो इसको कहते हैं अंतःप्रद्वी जालिका। इस जालिका में दो भाग हैं, इसका एक हिस्सा जो आपको ये डार्क पिंक कलर का दिख रहा है, इस हिस्से के ऊपर देखो कुछ छोटे छोटे से दाने लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं सभी को कि मैम इस पे ना छोटे छोटे से दाने से लगे हुए हैं, जिसके कारण इसकी सरफेस कैसी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, रफ हो जाती है। और दूसरा वाला बिल्कुल साफ सुथरा सा दिख रहा है, इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका, और इस पे दाने लग रहे हैं तो इसको हम कहते हैं खुरदुरी यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन है इससे संबंधित जिसको चिकनी जालिका कहते हैं, भैया ये रफ है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हैं, ये दाने से जो दिख रहे हैं ना ये राइबोसोम्स हैं, तो मैम ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। तो ध्यान रखना ये वाला तो प्रोटीन बनाता है, मगर ये स्मूथ वाला क्या काम करेगा, इसका काम होता है लिपिड्स को बनाना, और लिपिड हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी जो भी जैव झिल्लियाँ होती हैं उन्हें बनाने में मदद करती है। तो आपका आंसर क्या होगा कि ये जैव जनन में झिल्ली के मदद करता है, मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस कराता है, इसी प्रोसेस के लिए पूछा है। और SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका। बोलो भाई समझ में आया कहानी की नहीं? अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, दिक्कत तो नहीं लग रही कि मैम बहुत टफ है? चलो आंसर इज ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगला सवाल बताइए, DNA किसका घटक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म या A एंड B बोथ? कल विटामिन देखेंगे, आज तो तुमने सेल के ऊपर बिल्कुल महारत हासिल कर ली है। प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, कभी प्रैक्टिस में कमी मत छोड़ना, और रिवीजन, कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें का ध्यान रखना है। आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर D। और बाकी देखो अगर किसी को अभी भी लग रहा है कि आने वाली LP की वैकेंसी है, टेक्नीशियन है, ग्रुप D NTPC, मुझे थ्योरी पढ़नी है, तो आपको बता दूं कि हमारा रेलवे रामबाण बैच चल रहा है। इस बैच के माध्यम से पूरी की पूरी थ्योरी आप सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये एक सिंगल बैच है, हर एग्जाम के लिए मदद करेगा, इसको ज्वाइन कर सकते हो। 24 फरवरी से शुरू हुआ था, अभी ज़्यादा इसमें कोर्स भी नहीं हुआ है। RG विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करना, इसमें साइंस ही नहीं मैम, साइंस के अलावा आपकी मैथ्स, रीजनिंग, GS सब मिलेगा। प्राइस क्या है 699 का, और 2 साल की वैलिडिटी के साथ लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस शीट, क्लास शीट, डाउट नोट सब कुछ होंगे इसमें। ठीक है, और सिर्फ साइंस अगर किसी को पढ़नी है तो 399 में पूरा साइंस का जो बैच है रेलवे का साइंस स्पेशल, ये आपके लिए चल रहा है मात्र 399 में। तो अगर आप करना चाहते हो तैयारी, कोई भी समस्या लग रही है, थ्योरी नहीं पढ़ी, कैसे पढ़ूँ, नोट्स कहाँ से बनाऊँ, फ्रेशर हूँ, नहीं पता मुझे, तो आपके लिए बेटा ये बैचेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप पहुँच जाना कहाँ पर, RG विक्रमजीत ऐप पर। ठीक है, ये रही आपकी एप्लीकेशन, इस पर आप जाएंगे, डाउनलोड करेंगे तो आपको अपना ये पूरा का पूरा जो बैच है वो यहाँ पर मिल जाएगा विद लाइव क्लासेस एंड कंप्लीट PDF एंड प्रैक्टिस शीट। ठीक है, तो आपका काम ये रहा। बाकी आते हैं अपने सवाल के ऊपर, तो सवाल देख लो पहले ज़रा और फिर उत्तर दीजिए, DNA किसका एक घटक होता है, जल्दी से बताओ। DNA किसका घटक है, बहुत बढ़िया, DNA तो मैम माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और क्लोरोप्लास्ट में भी है, मैंने बताया था मुझे नहीं पता, तो दोनों ही आंसर होंगे, A एंड B बोथ आंसर्स आर करेक्ट। क्लियर, तो जिसका भी उत्तर आया है D वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि इनमें से एक ऑर्गेनल ऐसा है जिस पे डबल मेम्ब्रेन है यानी दोहरी झिल्ली है। अब ये क्वेश्चन आज का होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ओके चलो, तो ये सवाल आज आप मुझे होमवर्क में बताओगे, और जितने भी लोग इसका सही आंसर करेंगे सबका नाम कल डिस्प्ले पे लगाएंगे, यहाँ फोटो स्क्रीन पे प्रॉपरली आपकी, कि भैया सही उत्तर दिए हो कि गलत दिए हो।
ठीक है, तो इसका पूरा पीडीएफ कहाँ मिलेगा, उसके लिए आप अपने चैट बॉक्स में जहाँ पे आप मैसेज टाइप कर रहे हैं ऊपर ही देखिए एक लिंक पिन किया है कि फॉर फ्री पीडीएफ, तो आप वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आरजी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल। वहाँ पर आपको कंप्लीट पीडीएफ इस पूरे सेशन की अभी क्लास के बाद में मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का सोच समझ के आंसर देना, हो सकता है मैम इसमें मल्टीपल आंसर्स भी हों, तो अपने अनुसार देना जो आपको सही लगता है, ठीक है। बाकी समय हो चला है आपके रीजनिंग वाली क्लास का, तो पहुंचिएगा अपने रीजनिंग की क्लास में। और इसी के साथ कल मुलाकात करते हैं नए इवेंट नए टॉपिक के साथ, विटामिन के सारे इंपॉर्टेंट सवाल, इस बार रेलवे पार। तो कौन कौन कल से लगातार हमारे साथ जुड़ने वाला है, मुझे एक थम्स अप का साइन शेयर कर दो और आज कॉमेंट में ज़रूर से बता देना, ठीक है। बाकी ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, पूरी पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे अपने आरजी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल इस टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपको तैयारी करनी है तो रेलवे की साइंस, रेलवे की रीजनिंग और रेलवे गणित तीनों किताबें आपके लिए फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं। आप जाइए, ऑर्डर कीजिए और अपनी पूरी प्री वाईक्यूज़ की प्रैक्टिस को आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे एंड अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।